गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में भूगोल का तीसरा अध्याय का भाग 2 अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है खनिज एवं शक्ति संसाधन। तो इसके भाग 1 में मैंने बताया था कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज को किस प्रकार से निकाला जाता है और खनिज का उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है, जिसमें आप लोगों ने महाद्वीपों के बारे में भी पढ़ा था और अन्य भी चीज थे जो उसके बारे में अध्ययन किए थे। अब हम लोग भारत में जो खनिज का उत्पादन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखेंगे भारत में कई क्षेत्रों में ऐसे हैं जिसमें खनिज का उत्पादन होता है। इसमें है लोहा है, बॉक्साइट है और अभ्रक है, तांबा है, मैग्नीशियम, सोना और चूना पत्थर, नमक, ये सारे जो खनिज हैं इसका उत्पादन भारत क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर होता है इसके बारे में संक्षिप्त में मैं बता दूं, क्योंकि इसके पहले जो महाद्वीप में जहाँ पर पाया जाता था उसके बारे में पढ़े थे, लेकिन भारत का नहीं पढ़े थे हम लोगों ने। तो भारत में देखेंगे लोहा का उत्पादन, भारत में उच्च कोटि का लोहा उत्पादन क्षेत्र जो अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। यह खनिज मुख्यतः झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और यहाँ पर गोवा, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इस लौह अयस्क का उत्पादन होता है ना। भारत में लोहा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, गोवा में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क पाए जाते हैं। और उसी प्रकार से बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है। और उसके बाद देखेंगे अभ्रक जो कि एक विद्युत का सुचालक होता है और उसका उत्पादन क्षेत्र का भारत में कहाँ कहाँ पर है? भारत निक्षेप मुख्यतः झारखंड है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे आप लोग, क्योंकि ये जो है कि भारत में सब उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है और ये विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादक अभ्रक का उत्पादक भारत में ही होता है। तांबा, यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे मैग्नीज का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ पर होता है? इसमें है देखेंगे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद है सोना। भारत में कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक में कोलार में सोना का निक्षेप है। वे खाने विश्व की जो गहरी खानों में से एक है। कर्नाटक में जहाँ पर सोना का खान है वो विश्व का सबसे बड़ा देखा जाएगा तो बोलते हैं कि यहाँ पर सोने का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इस अयस्क के खनन में को बहुत खर्चीला प्रकृति बनाती है। और देखेंगे चूना पत्थर। भारत में चूना पत्थर का उत्पादन क्षेत्र भी देखेंगे छत्तीसगढ़ है, बिहार राज्य है और उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है। इन क्षेत्रों में भी चूना का उत्पादन होता है। चूना भी एक प्रकार का खनिज है, क्योंकि चूना से यहाँ पर देखेंगे हमारे जो सीमेंट उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन मिला हुआ है। कच्चे रूप में हम चूना का उपयोग करते हैं, कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में, और फिर उसको पकाकर हम सीमेंट का उत्पादन करते हैं। उसी प्रकार से नमक का उत्पादन समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिकांश करके पाया जाता है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि समुद्र से ही के पानी से ही नमक बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे यह समुद्री झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ भारत नमक का अपने अग्रणी उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है लगभग अगर देखा जाएगा भारत में जो 29 राज्य हैं उसमें से आधे से अधिक क्षेत्रों में सारे जो खनिज हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक ही क्षेत्र में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के खनिज का उत्पादन होता है और इसीलिए हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो अलग अलग, जो उद्योग विकसित हैं वे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे विकसित हुए हैं। अब देखते हैं खनिज का वितरण किस प्रकार से करते हैं।
खनिज का वितरण देखेंगे, खनिज का उपयोग कई प्रकार से होता है। जैसे देखेंगे रत्नों के लिए यहाँ उपयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं, है ना। जो रत्नों मतलब जैसे सोना चांदी हुआ, ये जो होते हैं, जो धातु के रूप में पाया जाता है, खनिज के रूप में पाया जाता है, ये आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। और तांबा एक अन्य प्रकार का धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप, तार आदि, बर्तन, मूर्ति, कई सारी चीज हैं जिससे उसको बनाया जाता है, उससे बनाया जाता है। प्रत्येक वस्तु में किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन और क्वार्ट्ज जो कि से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जैसे अभ्रक उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त होता है और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स और एक हवाई जहाज तथा इसमें देखेंगे बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक का बनाने के काम में आता है। तो खनिज का उपयोग देखेंगे तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार से करते हैं कि अगर लौह अयस्क है तो लौह अयस्क के रूप में हम खनिज का उत्पादन करते हैं कच्चे रूप में, तो उससे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। धातु के रूप में अगर हमको मिलता है तो कई सारे धातु ऐसे हैं जो कि जैसे सोना चांदी है वो आभूषण के लिए, सिक्के के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तांबा है वो उसके लिए देखेंगे तो बिजली के जो तार बनते हैं उसका भी उपयोग किया जाता है, पाइप के लिए किया जाता है, आभूषण और बर्तन के लिए किया जाता है, सिक्के के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से जो कंप्यूटर है उसमें सिलिकॉन और इसका क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है। इसी में ऑटोमोबाइल्स के लिए भी विभिन्न प्रकार की धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर धातुओं का उपयोग होता है, जिससे हमको जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन वस्तुओं को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इन धातुओं के माध्यम से। अब देखते हैं यहाँ पर जो धातुओं का संरक्षण करना, मतलब खनिजों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपको संसाधन वाले पार्ट में पहले ही पढ़ा चुके हैं कि खनिज एक ऐसा संसाधन है जो कि अगर हम उसका लगातार उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो खनिज समाप्त हो जाएगा और उस खनिज के निर्माण के लिए हमको कई वर्ष तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिससे आने वाली पीढ़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उनको। इसलिए हमको खनिजों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। तो खनिज यहाँ पर देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण में और संसाधन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में यह निर्माण की दर बहुत ही धीमी होती है। आपको पहले बता चुके हैं कि मानव का जिस तरीके से इसका उपयोग करता है मानव, उस प्रकार से इस वस्तु जो खनिज है वो उसका निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत अधिक धीमी है। मतलब उपयोग ज़्यादा है लेकिन इसका जो निर्माण करने का समय होता है वो बहुत धीमा होता है। और इसी के कारण से देखेंगे खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक होता है। और धातुओं का पुनर्चक्रण, यहाँ पर पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिसमें खनिज संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। और इसी के कारण से देखेंगे पुनर्चक्रण मतलब फिर से उस धातु का उपयोग हम फिर से कर सकते हैं। पुनर्चक्रण करके मतलब जो वस्तुएं खराब हो जाती हैं उसको फिर से हम दोबारा उस वस्तु को नए वस्तु में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं, तो हम इसका पुनर्चक्रण कर लेंगे और पुनर्चक्रण करके हम क्या कर सकते हैं, उस धातु का फिर से उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम खनिजों का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। उसका दोहन कम मतलब उसका जो दोहन होगा वो कम होगा। अब देखते हैं शक्ति का संसाधन। शक्ति का संसाधन किस प्रकार से होता है, तो शक्ति के संसाधन में यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा कहानी दिया हुआ है आपकी पुस्तक में सनी का। सनी जो एक छोटा सा लड़का है उसके बारे में बताया है। सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत जो गाइजर होता है घर में जो लगा हुआ रहता है उसके बटन को दबाकर करती है और सनी को जगाने से पहले उसने विद्यालय की वर्दी को इस्त्री करती है। उसके विद्यालय जाने के लिए जो उसका स्कूल ड्रेस होता है उसको क्या करती है, प्रेस करती है। प्रेस करके फिर वो नाश्ता बनाती है। इसके बाद उसके लिए वह इसमें ब्रेड में
ब्रेड में 1 गिलास संतरे का जूस, ब्लेंडर में जो संतरा जूस निकालने का जो होता है, ब्लेंडर में संतरे को डालकर उससे उसका जूस निकालती है और फिर उसके लिए नाश्ता तैयार करती है। सनी, क्या आपने अपने स्नान कर लिया है? आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है और विद्यालय जाते समय सनी यहाँ पर बत्तियों और पंखों की बटन को बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को क्या करती है, बंद करते समय सोचती है कि शहर में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो कि सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता और मांग की पूर्ति के बीच में यह विशाल अंतर पैदा करती है। यहाँ पर देखेंगे जो कि बताया गया है कि सनी जब स्कूल जाता है तो घर का बिजली का जो बटन होता है उसको बंद करना भूल जाता है, पंखे का बटन बंद करना भूल जाता है। तो उसकी माँ बंद करते समय सोचती है कि अगर ये जो हमारा जो जीवन है वो जीवन बहुत ही आरामदायक है, किंतु जो आरामदायक जीवन हमको मिला है वो इन सारे साधनों से मिला हुआ है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि इसकी उपयोगिता तो बढ़ती जाएगी, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे इसका जो वो है कम होते जाएगा। तो इसलिए इसका क्या है कि हमको संरक्षण करना बहुत अधिक आवश्यक है। शक्ति का जो साधन है उसमें हम ये ख्याल रखें कि हाँ, हमारा जब काम खत्म हो जाए तो उसमें हम उसको बंद कर दें ताकि औरों को भी ये सुविधाएं मिल सके। तो ये चीज़ सनी की माँ उसको समझाती है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। परंपरागत स्रोतों में देखेंगे ऊर्जा की परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय का समान उपयोग करने में लाए जाते हैं। जैसे ईंधन है, जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला तो होता है इसमें देखेंगे ईंधन और दूसरा होता है कोयला, तीसरा होता है पेट्रोलियम। ये जो हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं ईंधन के, वे उसके द्वारा हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के का जो साधन है उसका उपयोग करते हैं। जैसे ईंधन के रूप में हम लेते हैं, इसका उपयोग पकाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए तथा व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग में की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। यहाँ पर के देखेंगे अधिकांश जनसंख्या, आपने भी पढ़ा होगा कि भारत में 75% जनसंख्या ऐसे हैं जो गांव में निवास करते हैं, और गांव में निवास करने के कारण से उनको ईंधन के रूप में लकड़ी का ही उपयोग करते हैं, जो धीरे धीरे वो लोग जंगल को काटकर, झाड़ों को काटकर, उसको सुखाकर उसका लकड़ी जो प्राप्त होता है वो उससे वो ईंधन प्राप्त करते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से है। उसी में देखेंगे इसमें पौधों और जानवरों के अवशेषों को लाखों वर्षों तक का धरती पर के अंदर दबे रहने के कारण से यह क्या हो जाता है, उसके ताप और दाब के कारण से इसमें जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर देखेंगे कोयला को बनने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, और इसी में देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या होता है, जब धरती में ये चीज़ दबते जाती है और दबने के कारण से पृथ्वी का दाब और ताप उस पर पड़ता है, तो क्या हो जाता है, उसमें जीवाश्म ईंधन पैदा होता है, और वही जीवाश्म ईंधन हमको कोयला के रूप में प्राप्त होता है, गैस प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होता है और पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। और इन खनिजों के अंदर का भंडार सीमित है। विश्व में यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से की दर से इसका उपयोग बहुत अधिक किया जा रहा है तथा यह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं।
और यहाँ पहले से ही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ने के कारण से उसकी उपयोगिता बढ़ रही है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही है, और वो लगातार उन चीज़ों का क्या करते जा रहा है, दोहन करते जा रहा है, उसका उपयोग करते जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे ईंधन, ये जो संसाधन है, शक्ति के जो संसाधन है, वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तो इसमें पहले से ये बताते जा रहा है कि जितना ईंधन है उसके हिसाब से उसका पुनर्चक्रण करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें उसके बाद देखेंगे ये ईंधन के रूप में हम लकड़ी के बारे में पढ़े। अब कोयला, यह बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उपयोग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जो कोयला का उपयोग है हम घर में ईंधन के रूप में भी करते हैं, और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पहले के समय में तो देखेंगे आप लोग कि जो हमारे यहाँ रेल, जो यातायात के साधन है, जो रेल जो चलता था, तो उसमें हम कोयला का उपयोग करते थे। जो वाष्प वाला इंजन बना हुआ था उसमें कोयला को जलाकर उसका वाष्प, जैसे कुकर होता है ना, कुकर का जो सीटी होता है, कुकर में जब वाष्प भर जाता है तो क्या होता है, वो सीटी मारता है। उसी प्रकार से उस समय जो ट्रेन चलती थी उसमें भी हम अधिकांश करके कोयला, भाप वाला इंजन का आविष्कार हुआ था। उस समय कोयले का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। इसी में देखेंगे कोयले के से प्राप्त विद्युत को में यहाँ पर तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, यह लाखों वर्ष पूर्व इसमें विशाल फार्म तथा यहाँ पर दलदल में पृथ्वी की परतों पर दबने से बना हुआ था। कोयला इसलिए यह पर इसमें अंतरित पूर्व धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक क्षेत्र में देखेंगे चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, अफ्रीका है, फ्रांस है। और भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में यहाँ पर खास करके रानीगंज, पश्चिमी बंगाल तथा यहाँ पर झरिया, धनबाद तथा बोकारो और झारखंड, यहाँ पर कोयले का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ कोयले का देखेंगे पहले बहुत अधिक, उस समय जो पृथ्वी का जो दलदली भाग था, वहाँ पर जो दलदल भाग में जो झाड़ पेड़ दबते गए और उसमें से जो जीवाश्म ईंधन उत्पन्न हुआ उसको वो कोयले के रूप में आज हम उसका उपयोग करते हैं, जो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसका उपयोग होता है और वहाँ से उसका उत्पादन क्षेत्र बना हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पर पेट्रोलियम का क्या उपयोग है। पेट्रोलियम जिसे हम आपके यहाँ पर देखेंगे, जिससे आज का जो यातायात का साधन है वो खास करके पेट्रोलियम में पर निर्भर होता है। अधिकांश करके देखेंगे जो रोड में दौड़ने वाले यातायात है, कार है, बाइक है ना, ये सारे जो हैं उसमें पेट्रोल का ही खपत होता है। बाकी जो रहते हैं वो डीजल, वो भी एक प्रकार का खनिज तेल ही कहलाता है। और ख़ास करके जो हमारे वायुयान है, वायुयान में एरोप्लेन में हमको शुद्ध पेट्रोलियम, जो खनिज तेल का जो सबसे शुद्ध तेल होता है वो होता है पेट्रोल का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इस दोनों की शुरुआत यहाँ पर गाढ़े काले द्रव के साथ होती है जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। यह ईंधन की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय तथा तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। ये खास करके देखेंगे कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसका अधिक करके उत्पादन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बम्बई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन होता है। इसका केवल यहाँ इसका वेधन अपतटीय तथा तटीय क्षेत्र पर स्थित होते हैं क्षेत्रों में पाया जाता है, इसके लिए देखेंगे परिष्करण रंगशाला में के हिसाब से यहाँ पर भेजा जाता है।
जहाँ पर अपकृत पेट्रोलियम और प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक है और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोल और इसमें से बनने वाले जो उत्पाद हैं उसको हम काला सोना के रूप में काला सोना कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अधिक मूल्यवान और पेट्रोलियम के जो बहुत ही अधिक मूल्यवान होते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो पेट्रोल का उपयोग करते हैं, पेट्रोल का जो उत्पादक क्षेत्र है वो खास करके समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही पेट्रोल या खनिज तेल का उत्पादन होता है। और खनिज तेल के रूप में हम खनिज तेल को तो हम कच्चे रूप में निकालते हैं, लेकिन उसको जब हम रिफाइन करते हैं, उसे साफ करते हैं, तो उससे विभिन्न प्रकार की वस्तु हमको प्राप्त होती है। जैसे मोम प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, मिट्टी का तेल प्राप्त होता है, उसी में ग्रीस जो होता है जिसमें हम लोग गाड़ी का सर्विसिंग करवाते हैं वो ग्रीस प्राप्त होता है। ऐसे कई सारी चीज़ हैं जो प्राकृतिक तेलों से हमको प्राप्त होता है और उसका जो शुद्ध रूप होता है वो पेट्रोलियम का होता है। तो इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है, ये चीज़ देखोगे आप। इसका उत्पादक क्षेत्र खास करके देखेंगे देश में ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है और यहाँ पर कतर है। कतर क्षेत्र में पाया जाता है। इनके अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस है, वेनेजुला है और है अल्जीरिया है। और भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में यहाँ पर असम तथा डिब्रूगढ़, इसमें डिगबोई मुंबई में, बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों की डेल्टाई क्षेत्र में पेट्रोल का उत्पादन क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ पर जो क्षेत्र है वो भारत में खाली यहाँ पर देखेंगे बॉम्बे वाला, जो बॉम्बे हाई के नाम से जानते हैं हम लोग, वहाँ पर इस खनिज तेल का उत्पादन क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक मात्रा में निकलता है। बल्कि भारत के और क्षेत्रों में खनिज तेल का उत्पादन नहीं होता है। हमको खनिज तेल का आयात करवाना पड़ता है, मतलब हमारे यहाँ जितने यातायात हैं उनको चलाने के लिए हम बाहर से, ईरान से, इराक से, सऊदी अरब से, यहाँ से, इन क्षेत्रों से हम लोग तेल को मंगवाते हैं। तो आप देखे होंगे कि ये संरक्षण ईंधन का जो संसाधन है वो उस हिसाब से हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। उसी प्रकार से देखेंगे प्राकृतिक गैस क्या चीज़ है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ साथ यहाँ पर पाई जाती है और तब यह पर नियुक्त होती है तथा अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू तथा वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे तथा यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत में यहाँ पर जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी और के डेल्टाई क्षेत्र में इनका सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र होता है। प्राकृतिक गैस को हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं और इसका भी जो उत्पादन क्षेत्र है ये अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। तो एक प्रकार से देखते हैं कि खनिज के साथ साथ यहाँ पर जो शक्ति के संसाधन में ईंधन का जो संसाधन है, ईंधन के रूप में हम जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस का भी उपयोग करते हैं, वो भी एक प्रकार से खनिज ही है। खनिज जिसको हम भूमि के अंदर से खोद कर निकालते हैं और उसको हम शुद्धिकरण करते हैं, उसका शुद्धिकरण करके हम उसको उपयोग करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और भी बताया गया है कि हम लगातार अगर इसका उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको इन सारी चीज़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जितने भी संसाधन हैं हम उसका पुनर्चक्रण, चाहे वो विद्युत का ही क्यों ना हो या फिर वो खनिज संसाधन का ही क्यों ना हो या ईंधन का ही क्यों ना हो, तो ये सारी चीज़ों का हम पुनर्चक्रण करके उसका उपयोग करें और
ये कोशिश करें कि हम कम से कम उसका धरती से कम दोहन करें, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए समस्याएं ना बनी रहे। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसी पाठ का प्रश्नोत्तर अब भाग 1 और बचा हुआ है, उसको पढ़ाने के बाद आपको प्रश्नोत्तर मिल जाएगा, जो तिमाही परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग सारे लोग इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करोगे। प्रश्नोत्तर आपको भाग जब 3 पढ़ाएंगे तब उसके बाद मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।